नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि अब आपके पास समय भी काफ़ी कम है, लेखपाल की परीक्षाएं भी काफ़ी नज़दीक आ चुकी हैं, तो हम अपने ग्रामीण समाज और विकास की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लाए हैं उसको लेकर शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर ग्रामीण समाज एवं विकास की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उसको ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो हैं वो बहुत अच्छे लगवाए जा रहे हैं आपको। आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स हमें ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? हाथी, भालू, हिरण या फिर शेर? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो आप सभी ने शायद देखा होगा। तो उसका लोगो क्या है? उसका लोगो दोस्तों शेर है। ठीक है, पहले का आपका डी उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ग्राम स्वायत्त शासन विधि ये अधिनियम किस वर्ष प्रवर्तन हुआ? 1968, 1969, 1970 या फिर 1972? तो इस शासन विधि अधिनियम का प्रवर्तन हुआ था 1972 में। 2 का डी है आपका। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, किसी क्षेत्र पंचायत के गठन के लिए उस राज्य की न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या फिर 20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए बताएं? किसी क्षेत्र पंचायत के गठन के लिए उस राज्य की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो तीसरे का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देख रहे होंगे सभी क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और मैं हमेशा बार बार बोल रही हूँ आप प्रैक्टिस सेट इसलिए लगा के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है उसमें से कई प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट बनाए जाते हैं वो स्टैंडर्ड बुक से ले लेकर प्रीवियस ईयर के ही देकर बनाए जाते हैं, उनमें से कई प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन लिखा हुआ है, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंताखेल कम हो गया है। कारण क्या है इसका? संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। आपको बताना है कि आपका उत्तर क्या है। देख लीजिए, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है मगर स्पष्टीकरण सही नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसका क्या है, 4 का ए है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हो तो इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आपके लिए हिंदी में भी ला रहे हैं और जीएस में भी आ रहे हैं, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हर चीज़ की प्लेलिस्ट पड़ी हुई आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी? तो खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? ये जारी करता है राज्यपाल। तो पांचवें का क्या होगा? इसका होगा ए, राज्यपाल। भूमि विषमता को दूर करने के लिए सरकार ने किस वर्ष हदबंदी कानून लागू किया था? 1951, 1952, 1954 या फिर 1956? तो ये किस वर्ष आया था ये हदबंदी कानून? 1954 में। ठीक है, 6 का आपका 1954 हो जाएगा। आगे देख लें, 7वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं का कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ठीक है, सीडीपी यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1952, 2 नवंबर 1953, 2 दिसंबर 1955, 2 जून 1960? इसका उत्तर मुझे लगता है आप सभी को आता होगा। इसका उत्तर है 7 का ए, 2 अक्टूबर 1952। 8वां प्रश्न है, आशा ज्योति केंद्र योजना का लाभ है? विद्युत संयंत्र की स्थापना, कृषि सब्सिडी, पीड़ित महिला की बहुउद्देशीय सेवा या फिर वित्तीय सहायता? तो 8 का क्या है? देखिए, आशा ज्योति केंद्र योजना का लाभ है। क्या लाभ किसको दिया जाता है? लाभ पीड़ित महिला की बहुउद्देशीय सेवा है ये। ठीक है, 8वें का आपका सी हो जाएगा। 9वां प्रश्न देख लीजिए, क्या है दोस्तों, एक एयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? 97 वर्ग मीटर, 98 वर्ग मीटर, 99 वर्ग मीटर या फिर 100 वर्ग मीटर? एक एयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? ये आपका 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है। 9 का आपका डी हो जाएगा। दोस्तों, आप 10वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? 10वां प्रश्न है,
पूसा RH10 किस फसल की संकर प्रजाति है? अरहर की, गन्ना की, बासमती चावल की या फिर गेहूं की? तो ये किसकी प्रजाति है बताइए? पूसा RH10 ये आपकी है बासमती चावल की प्रजाति। ठीक है, 11वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद में थारू जनजाति नहीं पाई जाती है? देखिए, कल ही मैंने आपको बताया है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे बड़ी जनजाति जो है वो थारू है, और सबसे छोटी जनजाति जो सबसे कम जनसंख्या में पाई जाती है वो कौन सी है? बनरावत। कल मैंने आपको सेंसस पूरा पढ़ाया है, और सेंसस में उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपको मैंने लिंगानुपात, आपकी लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, कौन से ज़िले में जनसंख्या ज़्यादा है, कौन से में कम, कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे डेंसिटी कम, ये सब बताया है। तो आप एक बार चैनल पे जाकर सेंसस भी देख सकते हैं, कल ही मैंने बताया है आपको। 11वां प्रश्न, क्योंकि सेंसस से प्रश्न ज़रूर आते हैं। अगर यूपी की कोई परीक्षा है तो यूपी से सेंसस का, यूपी की जनगणना का एक प्रश्न ज़रूर आएगा, तो पढ़ के जाइएगा। 11वां प्रश्न है, कौन सी थारू जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है? गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मेरठ। इसका उत्तर आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। इसका उत्तर है केवल 3, गाजियाबाद और मेरठ। यहीं पे क्या है? कोई जनजाति नहीं पाई जाती है, थारू जनजाति बिल्कुल नहीं पाई जाती है गाजियाबाद और मेरठ में। तो इसका उत्तर सी है। आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संगीत घराने और संस्थापक। गौरीपुर घराना नवाब इनायत खां, बनारस वाज घराना पंडित राम सहाय, अतरौली घराना जोधे खां, सहसवान घराना इनायत हुसैन खां। संगीत घराना और संस्थापक का नाम बताइए, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 12 का आपका सी है। अतरौली घराना के संस्थापक जोधे खां नहीं है। ठीक है, 12 का सी है। आगे देख लेते हैं। असत्य युग्म की पहचान करनी है। मेले दिए हुए हैं और एक तरफ आपको क्या दिया हुआ है? आयोजन स्थल यानी कि जनपद दिया है। ददरी मेला बलिया पशु मेला है। गोला गोकर्ण नाथ लखीमपुर खीरी, चैतराम नवमी अयोध्या, कुंभ मेला वाराणसी। तो आप सभी को पता चल गया होगा 13 का क्या है? डी। कुंभ मेला वाराणसी में कभी नहीं लगता है। कहाँ लगता है? आप सभी को पता होगा। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि कुंभ मेला किस जनपद में लगता है उत्तर प्रदेश के। 14 प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से होकर यमुना एक्सप्रेसवे नहीं गुजरती है? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, लखीमपुर खीरी। तो 14 का देखिए क्या है? डी है। दोस्तों, ये प्रश्न में अगर आपसे यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में पूछा गया है तो अभी आपको पता है लेटेस्ट आपकी कई एक्सप्रेसवे बनी है, जैसे कि एक आपकी बनी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो आप ये देख लीजिएगा कि पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है वो किस किस जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे लखीमपुर खीरी से होकर नहीं गुजरती है। 14 का आपका डी हो जाएगा। 15 प्रश्न देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्मी एविएशन केंद्र स्थित है? झांसी, गौतम बुद्ध नगर, सीतापुर या फिर रामपुर। इसका उत्तर क्या है? आर्मी एविएशन केंद्र आपका झांसी में स्थित है। 15 का ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 16 प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि प्रयागराज से हल्दिया है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? 1540 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर, 2024 किलोमीटर या फिर 1200 किलोमीटर। तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 का आपका हो जाएगा बी, 1620 किलोमीटर। ठीक है, 17 प्रश्न देख लेते हैं। प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाले 2 जनपद निम्न में से कौन से हैं? प्रयागराज और आजमगढ़, गोरखपुर और गोंडा, लखीमपुर खीरी और लखनऊ। बताइए, केवल एक, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, केवल 2 और 3, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 ना ही 2। तो क्या है, कौन कौन से जिले हैं ये, इसके बताइए। इसका मुझे उत्तर 17 का आपका ए है। केवल प्रयागराज और आजमगढ़ है। ठीक है, केवल प्रयागराज और आजमगढ़ क्या है? जहाँ पे सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 18वां प्रश्न, कौन सा युग्म असुमेलित है? एक तरफ उत्पाद लिखे हैं, दूसरी तरफ जनपद लिखे हुए। हींग प्रसंस्करण हाथरस, जनजातीय शिल्प श्रावस्ती, कांच उत्पाद फिरोजाबाद, गौरा पत्थर शिल्प हापुड़। तो आपको इसमें से पता चल रहा होगा जो डी है आपका गौरा पत्थर शिल्प वो हापुड़ में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पे है मुझे अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे देख लेते हैं। 18वां हो गया, तो 19वां। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों अधिकरणों आदि का अधीक्षण करता है? ठीक है, आर्टिकल 225,
आर्टिकल 227, आर्टिकल 235 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का क्या है दोस्तों? 19 का आपका बी है, आर्टिकल 227। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रगतिशील परिवर्तनों के आधार पर ग्राम्य विकास योजना को किसके अंतर्गत वर्णित नहीं किया जा सकता है? केंद्रीय विकास दृष्टिकोण, क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण, प्रखंड विकास दृष्टिकोण या फिर एकीकृत विकास दृष्टिकोण। तो 20 का क्या होगा? 20 का आपका सी होगा, प्रखंड विकास दृष्टिकोण। ठीक है, 21वां प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का 75वां संशोधन प्रावधान करता है, पहली बार पंचायती राज का, पंचायतों पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का, पंचायत चुनावों की तिथि परिवर्तनों का, पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। 21 का क्या है? 21 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 21 का डी हो जाएगा। जो 75वां संशोधन है वो क्या प्रावधान करता है? पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने के लिए। 22वां प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे का पूर्व नाम क्या था? ताज एक्सप्रेसवे, मुमताज एक्सप्रेसवे, दिल्ली एक्सप्रेसवे या फिर गंगा एक्सप्रेसवे। तो आपको उत्तर पता होगा, यमुना एक्सप्रेसवे को पहले क्या बोलते थे? ताज एक्सप्रेसवे। 22 का ए हो जाएगा। चलिए, 2-3 क्वेश्चन और रह रहे हैं, जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। किस वर्ष तीसरी स्वास्थ्य नीति बनाई गई थी? वर्ष 2002 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2017 में, वर्ष 2015 में। 23 का क्या उत्तर होगा? 23 का आपका सी होगा, वर्ष 2017 में तीसरी स्वास्थ्य नीति बनाई गई थी। 24 का क्या है? कौन सा एक युग्म असत्य है? आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 48 राज्यपाल की शक्ति। तो 24 का क्या है आपका? कौन सा युग्म असत्य है? आर्टिकल 48। बाकी सभी आपके आर्टिकल सही हैं। ये कौन से आर्टिकल है बताइए, जितने भी आपको दिख रहे हैं किस पार्ट में है ये सब? ये सब आपके हैं किसमें? डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये किस में आते हैं बताइए? पार्ट 4 में आते हैं। ठीक है, उसी में आर्टिकल जो 48 है वो गलत है, राज्यपाल की शक्ति नहीं होता है। 25वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में असत्य युग्म की पहचान कीजिए। जनपद लिखा है और एक तरफ लिंगानुपात लिखा है। जौनपुर का 1024, आजमगढ़ का 1019, देवरिया का 1017 और प्रतापगढ़ का 1000 है। कल देखिए मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा अगर लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पाया जाता है उत्तर प्रदेश के जौनपुर राज्य में। 25 का जो है देखिए उसका डी होगा। आपको अगर ऑर्डर पता होगा तो मैंने 3 ऑर्डर आपको बताए थे, उसमें जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया का नाम था, प्रतापगढ़ का नहीं था। तो आप चुपचाप से प्रतापगढ़ को मार देंगे कि प्रतापगढ़ का जो रेशियो लिखा हुआ है लिंगानुपात वो गलत है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सही लगा हो प्रैक्टिस सेट तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। जो भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं। धन्यवाद।